आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th के चैप्टर 2 के नोट्स जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारे चैप्टर्स हमने शॉर्ट्स में कवर कर दिए हैं, इंस्टाग्राम पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम सभी चैप्टर्स को डिटेल में कवर करेंगे। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th के चैप्टर 2 का नेम है नए राजा और उनके राज्य। इस चैप्टर का ओवरव्यू देखें तो फर्स्ट पे आपको एक मैप दिया है, उसके सेकंड पेज पर नए राजवंशों का उदय और राज्यों में प्रशासन कैसे होता था। नेक्स्ट पेज पर प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान और नेक्स्ट पेज पर आप नागभट्ट की उपलब्धियाँ देखेंगे और उसके बाद में इसी से रिलेटेड आपको और जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट पेज पर भी यही है। फिर इसके नेक्स्ट पेज पर चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र, फिर आपको एक मंदिर के बारे में जानने मिलेगा। उसके बाद में आपको एक ऐसी प्रतिमा देखने मिलेगी और आपके इसके साथ में लास्ट पेज और आपका चैप्टर ये एंड हो जाएगा। तो हम चैप्टर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में दिया है 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र एक उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया। यानी इस मैप में आप देखोगे 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य किन्होंने कहाँ शासन किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंद्रप्रस्थ हैं, चाहमान, कन्नौज, प्रयाग, बनारस, यानी यहाँ पर किन किन ने राज्य किया आप इन क्षेत्रों को आराम से देख सकते हैं। राष्ट्रकूटों का शासन आप यहाँ पर देखेंगे, चाहमानों का शासन इस वाले एरिया में और आप पाल का शासन देखेंगे इस पहाड़पुर के आसपास। नेक्स्ट पेज पर दिया है नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी तक आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे, यानी सैनिक सहायता। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर दे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। महामंडलेश्वर का मतलब होता है पूरे मंडल का महान स्वामी। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। किसकी बात हो रही है? राष्ट्रकूटों के। किसके अधीनस्थ थे? चालुक्यों के। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ यानी शाब्दिक अर्थ जो सोने का गर्भ होता है नामक एक अनुष्ठान किया। यहाँ पर आप एक बार पढ़ सकते हैं। इससे याजक यानी जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। अगर वो पैदाइशी अगर क्षत्रिय धर्म का नहीं है तो वो ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करवा के क्षत्रियत्व प्राप्त कर सकता है। अन्य कुछ उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। यानी इन्होंने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करके अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर क्षत्रिय धर्म अपना लिया। इधर लिखा है एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसी अर्थात पुरुष सी के रूप में दिखलाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रकूट काल की कृति है, यानी राष्ट्रकूट काल का चित्र है। अब आगे दिया है राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के जो राजा होते हैं, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी 3 भुवनों का स्वामी और इस तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। आगे पेज पर दिया है इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसान, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। यानी उनको तो या तो मना लिया जाता था या फिर उनको बाध्य यानी जबरदस्ती उनसे लिया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूल किया जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, यानी व्यापारियों से भी राजस्व यानी कर लिया जाता था। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही साथ इसका उपयोग मंदिर निर्माण में भी होता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवार के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी, यानी वंश के आधार पर। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर यानी इन पदों पर
होते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दतः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। यानी ये राजा अपने को ऐसा बताते थे जैसा वो चाहते हैं। आगे पेज पर दिया है नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपने उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा। हमने पढ़ा था नेक्स्ट ईयर क्लास 6 में। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया। यानी आगे क्या बताया गया, चलिए पढ़ते। आंध्र, सिंधु, विदर्भ और कलिंग के राजा भी उनके आगे तभी धाराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक युद्ध को विजित किया यानी जीता। उन्होंने वंग, अनर्थ, मालवा, किरात, तुरुष्क, वत्स्य, मत्स्य राजाओं को भी पराजित किया। यानी इतने को जीता और उनका यानी उनकी उपलब्धियों का बखान यहाँ पर किया गया है। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। पुरस्कृत यानी उनको सम्मान के रूप में देते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। यानी इन ताम्र पत्रों पर वो इसको अभिलिखित करवाते थे। नेक्स्ट पेज पर ये वाला पॉइंट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके नीचे वाला देखो। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्लन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्लन ने अपना वृतांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न व अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। नेक्स्ट पॉइंट है धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। त्रिपक्षीय संघर्ष यानी 3 पक्षों के मध्य में जो संघर्ष हुआ उसे त्रिपक्षीय संघर्ष के बीच में जाना गया। कौन कौन थे? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ 62 से 66 यानी हम आगे देखेंगे। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। यानी जब उन्हें इनकी सत्ता का प्रदर्शन करना होता था तो वो बड़े मंदिरों का निर्माण करवाते। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान मोहम्मद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वो लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। मोहम्मद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान मोहम्मद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किसने लिखवाई थी? मोहम्मद गजनी ने। किसके द्वारा लिखाई? अल बेरूनी, और नाम क्या था उसका? किताब अल हिंद। अल बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहानों के रूप में जाने गए, यानी चहमान को चौहान भी कहा गया। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। यहाँ पर पीछे उनका टाइम पीरियड लिख रखा है, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। नेक्स्ट पेज पर दिया है चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। अगर आप इस मैप को देखो तो यहाँ पर जो दक्षिण क्षेत्र है उसमें चोल राज्य का पूरा विस्तार दिया गया है, उरेयूर से तंजावुर तक।
चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरियाई के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमा लिया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर भी बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांडियन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इस अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोट चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे। उसके लिए काम करते थे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, यानी इन सब के लिए एक सोर्स बन गया इनकम का। नीचे यहाँ पर लिखा गया गंगईकोट चोलपुरम का मंदिर। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थरों की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई है उन्हें भी देखिए। आप इस चित्र को देख सकते हैं, ये मंदिर कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया है। और ये बात भी ध्यान रखना, किसने कौन सा मंदिर बनवाया। राजराज ने बनवाया तंजावुर और राजेंद्र प्रथम ने बनवाया गंगईकोट चोलपुरम का मंदिर। नेक्स्ट पेज पर दिया है, दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। यहाँ पर आप ये प्रतिमा देख सकते हैं। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 को देखिए। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उछलती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं शताब्दी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। कुछ इलाकों में जंगल को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। आगे पेज पर दिया है, बस चैप्टर एंड होने में है। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती थी, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गाँवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, यानी किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, नोट कर लेना। सिंचाई खेती के साथ बहुत ही समृद्ध हो गई। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। गांव के जो समूह होते थे उसको नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने के जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। वेल्लला जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंद वेलम अरियाई जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। अब लास्ट पेज यहाँ पर है। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मोदय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियाँ अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी भी एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत
कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। यानी आप इसको पढ़ लेना, बहुत इजी लैंग्वेज में लिख रखा है, आप इसे समझ सकते हैं। तमिलनाडु के चिलंगपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिर इत्यादियों की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक बाद के एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। यानी टिकट्स की सहायता से वो उसका आकलन करते थे, यानी उनका चुनाव करते थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बस चैप्टर एंड हो चुका है। इस चैप्टर में और कुछ ज़्यादा नहीं है। लास्ट में इतना सा और पढ़ लेते, तांग वंश के युग का चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शिहान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, नोट करते जाना, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलाव के साथ 1911 तक कायम रही। चैप्टर एंड हो गया है। अगर आप एनसीईआरटी नोट्स लेना चाहते हैं तो roxen4311 टेलीग्राम यूजर नेम से कांटेक्ट करके ये नोट्स बाय कर सकते हैं। काफी कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। साथ में आप हमारे टेलीग्राम यूजर नेम स्टडी कैफे